करियर पॉइंट शिक्षालोजी के वीकली करंट एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 25 जून 2023 को हम पिछले सप्ताह यानी कि 18 जून से लेके 24 जून तक का टॉप 10 करंट, हर बार की तरह टॉप 10 जो वीक का करंट रहा है वो लेके आपके सामने आए हैं और मेरे को उम्मीद है कि आप इसके नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। आज का जो करंट, हर संडे का करंट बहुत स्पेशल होता है, मतलब खासकर उन लोगों के लिए जो डेली मतलब हर संडे का करंट इकट्ठा कर रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, उसको मज़ा आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो रोमांचक होती है, आश्चर्यजनक चीज़ होती है, या कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसी बात होती है जो शायद पहली बार हम लोग जान रहे होते हैं। डेफिनेटली इस बार भी आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। इस संडे, ये संडे भी आपका बेहतरीन रहेगा और इस संडे भी आप तरोताज़ा हो जाएंगे इस पिछले वीक के टॉप 10 करंट से। मैं शुरू करता हूँ आगे का टॉप 10 करंट। उससे पहले कहूँगा कि भैया आप में से भी और आप में से भी सब्सक्राइब कर लेना, शेयर वेयर कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली चीज़ तो ये कि मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और इसके पद कितने हैं हमें पता है। कितने पद हैं दोस्तों? 7000 से ज़्यादा पदों पे ये भर्ती आ चुकी है। परीक्षा की तारीख आपको पता है, परीक्षा तिथि कितनी है दोस्तों? तो परीक्षा तिथि जो है ये 12 अगस्त है। 12 अगस्त से इसके पेपर शुरू हो जाएंगे, मतलब आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए लगभग 50 दिन का समय है। अब 50 दिन में आपको तैयारी करना है। हमने इसके तहत आपके लिए क्या किया है कि इसके लिए एक बैच चलाने का प्रयास किया है, वो है सहयोग बैच। कौन सी बैच है दोस्तों? सहयोग बैच। सहयोग बैच कल से चालू होने वाली है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। ये तो क्लासरूम का प्रोग्राम है, क्लासरूम का टाइम है। हालांकि इस बैच का समय जो रहेगा वो 5 घंटे का रहेगा। 5 घंटे तक हम और आप, इसके अलावा कोई नहीं, है ना। तो 3 घंटे इसमें क्लासरूम के रहेंगे, 2 घंटे, 1 घंटे आपका मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज का रहेगा और अन्य इसके अलावा बाकी जो 1 घंटा रहेगा वो आपका टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट का रहेगा, और इस टाइप की या पिछले जो पेपर्स हुए इनकी प्रैक्टिस का रहेगा। तो ये 5 घंटे की सहयोग बैच चालू हो रही कल से, कल यानी कि 26 जून 2023 से करियर पॉइंट ब्यावरा में। मतलब अगर आप ब्यावरा में आसपास किसी क्षेत्र से हैं तो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसकी फ़ीस जो है हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है, क्योंकि क्या है, ये जो ऑनलाइन वाले हैं इनने मार दिया है 499 रुपये में, है ना। तो इस वजह से हमने जो फ़ीस है वो बहुत ही कम रखी है, ताकि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयारी कर सकें, है ना। ये फ़ीस कितनी है? मात्र 999 रुपये इस परीक्षा के तक, परीक्षा की तारीख तक, मतलब 10 अगस्त तक की फ़ीस हमने रखी है। इसमें हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत और अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो डेफिनेटली आप जो है इस परीक्षा में सेलेक्ट होंगे और आप पहनेंगे वर्दी। क्या पहनेंगे? वर्दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर भी कर लेना, ठीक है। कल से बैच चालू हो रही करियर पॉइंट ब्यावरा पे। अगर आसपास के लोग आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए। चलिए, बिना देर करे हम शुरू करते हैं हमारा वीकली करंट एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो रहा इस सप्ताह का, वो रहा प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका की यात्रा, है ना। राजकीय जो यात्रा, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र के 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं, है ना। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू अपीयर ट्वाइस इन अ जॉइंट सेशन ऑफ द US कांग्रेस? कौन है भैया? ठीक है, पता ही होगा ये चीज़ तो, मगर देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये बिंदु। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो दूसरी बार गए यहाँ पे, पहली चीज़ अमेरिकी कांग्रेस। कांग्रेस क्या है भैया? तो कांग्रेस है ये यहाँ की संसद। क्या है? संसद। संसद यानी कि पार्लियामेंट। ये अमेरिकी पार्लियामेंट का नाम है संसद। जैसे हमारे यहाँ पे तो संसद ही बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, मगर हम जैसे पार्लियामेंट समझते हैं उसे अमेरिका में क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। आगे दोस्तों कहानी समझ में, जैसे हमारी लोकसभा को भी आपने देखा होगा, राज्यसभा को आपने देखा होगा, इसी प्रकार की बनी होती है ना। राउंड चेयर लगी होती है, बीच में जो स्पीकर होता है वो बैठता है ना, जो सत्र को चलाने का काम करता है, सेशन को चलाने का काम करता है। तो इस प्रकार की
ये अमेरिकी कांग्रेस आपको यहाँ फोटो में दिख रही होगी मेरे ख्याल से। इस अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया है। कितनी बार? और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई। मगर देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से अगर आ गया, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की ये कितने देश की यात्रा थी, या प्रश्न आ गया कि कितने दिवसीय राज्य की यात्रा थी, कितने दिवस की, कितने दिन की राज्य की यात्रा थी, तो क्या करोगे? ये तो एक ही प्रश्न है ना। इसको तो आप आंसर कर सकते हो आराम से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही प्रधानमंत्री मोदी से करी। ठीक है, मगर अगर बात की जाए कि ये प्रश्न और चेंज हो जाए और आगे हो जाए तो फिर क्या? देखिए यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैंने बार बार जोर दिया है, या अभी तक लोगों ने जो आपके मोटिवेटर है, गाइडर है, जो आपको मार्गदर्शक करते हैं, जो कोचिंग पढ़ाने वाले मार साहब और हैं, ये अभी तक बस यूँ कहते आए हैं आपसे कि धांडा और पेपर पढ़ो, पर अभी तक बताते नहीं आए आपको कि पेपर की महत्ता क्या है, कैसे पेपर पढ़ो या क्यों पढ़ो पेपर पढ़ने का कारण क्या है, ये कोई नहीं बताता। सब यूँ कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो और आनंद से जीवन बिताओ, मगर ये कोई नहीं बताता कि न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये है इंपॉर्टेंस, ये है न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस। ये एक न्यूज़पेपर का एक छोटा सा पैराग्राफ है जो मैंने यहाँ पे लिया है, एक न्यूज़पेपर की छोटी सी कटिंग। क्या इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर की, ये देखिए आप, क्या इंपॉर्टेंस और कितने प्रश्नों को सोल्व कर रहा है, हल कर रहा है, या हमें जवाब दे रहा है ये न्यूज़पेपर। ये देखिए आप, क्या पहली चीज, अमेरिका मिस्र के दौरे पर पीएम मोदी। आंसर नंबर 1, कितने देशों की यात्रा पे गए? 2 देशों। कौन कौन से 2 देश? अमेरिका और मिस्र। इस पेपर ने, इस न्यूज़पेपर ने आंसर दिया प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। क्या आगे ये बढ़ते हैं कि 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे। तो भैया 21 जून को क्या है? योग दिवस। इस पर भी अपन बात करेंगे। योग दिवस है ना, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे सबसे पहला दिन। दूसरा दिन 22 जून को जो बाइडेन के साथ राजकीय रात्रि भोज करेंगे और कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। आंसर नंबर 2। प्रश्न आया था अभी पिछला, क्या प्रश्न था? कांग्रेस का जो संयुक्त सत्र है इसको 2 बार संबोधित किस व्यक्ति ने किया? हमारे नरेंद्र मोदी। तो ये जो प्रश्न था हमारा, इस प्रश्न का उत्तर हमें कहां से मिला? इसे मिला 22 जून की खबर से। और 22 जून की खबर क्या थी? कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। आ गई ना कहानी समझ में दोस्तों? तो ये न्यूज़पेपर ने दूसरी बात बोली। अब तीसरी चीज देखें, 23 जून को भी वहां पे रुकेंगे। और 23 जून को क्या होगा? 23 जून को कमला हैरिस के साथ लंच की मेजबानी कर, ये लंच देंगे, इनको लंच करवाएंगी, मेजबानी करेंगे। और इसके अलावा कोई जो CEO है भारतीय अमेरिकी जो संयुक्त लोग हैं उनसे मिलने का भी काम प्रधानमंत्री करेंगे। अब पता है कमला हैरिस कौन है? ये कौन है? तो ये भैया उपराष्ट्रपति। कौन है ये? अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। कौन है भैया? जो बाइडेन। ये प्रेसिडेंट है और ये कौन है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट है। आ गई कहानी समझ में? भारतीय मूल की है। तो मतलब भारतीय मूल के लोगों से प्रधानमंत्री कब मिलेंगे? 23 जो लोग भी भारत के हैं और वहाँ काम कर रहे हैं उनसे कब मिलेंगे? 23 जून को मिलेंगे। आ गई ना कहानी समझ? न्यूज़पेपर ने कितनी सारी चीज़ें बोल दी। देखिए यहाँ पे ये फ्रंट, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, मैं आपको और बताता हूँ, उसको छोटा करके बताता हूँ। क्या कि देखिए 24 से 25 जून का मिस्र की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। दिन कितने हो गए? 21, 22, 23, 24, 25। कितने दिन? 5 दिवसीय राजकीय यात्रा। उत्तर मिल गया। ठीक है, कितने देशों की यात्रा? 2 अमेरिका और मिस्र की, ये उत्तर मिल गया। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त कांग्रेस का जो संयुक्त सत्र उसको भी संबोधित करा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने, ये भी उत्तर मिल गया। अब समझ में आई आपको बात? न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई सारे प्रश्नों के उत्तर ये देता है। 21 जून को क्या है भैया? तो ये आपका योग दिवस, ये उत्तर मिल गया। कई सारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटे से न्यूज़पेपर से मिल गया आप। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों पर और बात करते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं एक चीज़ को और क्लियर कर देता हूँ आपको, या आगे ही उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एनुअली? 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। कब मनाया जाता है भैया? बिल्कुल सही जवाब है, ये मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है? ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा जो खेल महाकुंभ है, सबसे बड़ा खेल महाकुंभ, मतलब जिसमें कोई एक प्रतिस्पर्धा खेल की नहीं है, कई सारे खेल खेले जाते हैं। ऐसा खेलों का सम्मेलन, जैसे होता है ना सम्मेलन अपने आप होते हैं, शादी मांडे, जिसमें एक जोड़ा नहीं होता, 10, 20, 50, 100 जोड़े होते हैं, वैसे ही है ना। अब क्योंकि अगर एक जोड़ा होगा तो फिर सम्मेलन नहीं बोलेंगे उस, है ना। तो यहाँ पे भी कई सारे खेलों को आयोजित किया जाता है। ये कौन से खेल होते हैं भैया? तो ये होते हैं आपके इंटरनेशनल ओलंपिक खेल। कौन से होते हैं ये? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल, ये सबसे बड़ा सम्मेलन। अब देखिए, ओलंपिक खेलों को आयोजित करने वाली जो समिति है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंटरनेशनल
इन शॉर्ट में इसको हम क्या बोल देते हैं? ये IOC जो है ना, इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। कब हुई थी? ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने वाली समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई। और इसने अगले दूसरे वर्ष, एक साल बाद ही अगले वर्ष, यानी कि 1896 में पहली बार फर्स्ट टाइम ओलंपिक का आयोजन कराया। दोस्तों, दुनिया में पहली बार ओलंपिक कब खेले गए थे? 1800। ठीक है, किसने आयोजन किया था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। ठीक है दोस्तों, कहाँ खेले गए थे ये? तो ये खेले गए थे एथेंस। एथेंस किस देश में है? यूनान में, ग्रीस, यूनान। आ गई कहानी समझ में? तो देखो 2, 3, 4, 5 प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। पहली बार जो ओलंपिक खेल थे वो 1896 में खेले गए थे, पर किस समिति की तरफ ने शुरुआत की थी इसकी? इसकी स्थापना कब हुई? अब 23 जून 1896 को इसकी स्थापना हुई ना, इस वजह से दिवस सेलिब्रेट होने लगा। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कब होने लगा सेलिब्रेट? 23 जून को। कब होने लगा? ठीक है, तो चलिए प्रश्न का उत्तर दिए। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब होता है सेलिब्रेट? मगर कब से होने लगा है? 1894 में तो वो समिति बनी थी, उसकी तारीख पे शुरू हुआ है, उसकी तारीख पे ये दिवस मनाया जाता है, स्थापना पे मनाया जाता है। मगर शुरू कब से हुआ? तो दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत हुई है 1948 से। कब से हुई है? आया मजा? आया मजा? आया? कब से शुरुआत हुई दिवस की? और इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है ये 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब है क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। आ गई ना कहानी समझ में? ठीक है, इस साल 2023 में इस दिवस की जो थीम रही ना, वो क्या है? लेट्स मूव। क्या है? मतलब थोड़ा हिल्लो। लेट्स मूव मतलब हिल्लो थोड़ा। स्पोर्ट्स में हिलने काम हो नहीं, आगा पगा सब, मतलब आप जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में देखो आप कैसे दौड़ते हैं, वो उछल कूद सब कुछ कर लेते हैं फुटबॉल में, है ना? तो लेट्स मूव, है ना? याद रखेगा, इसकी थीम है 2023 की, याद रखेगा। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आ गई ना कहानी समझ में? कब हुई स्थापना इसकी? 23 जून 1800। मुख्यालय बहुत पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? तो ये है भैया लुसाने। कहाँ है ये? लुसाने किस देश में? ये स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? आ गई ना कहानी समझ में? ठीक है दोस्तों, सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं अभी। कौन है अध्यक्ष? सब बता दिया, है ना? मतलब ये वाली स्थिति हो गई है कि वो शादी मारने में ना गोदी भरा नहीं, यूँ कर ले पूरा और कूड़ दे पूरे ऐसी स्थिति, पूरा ज्ञान कूड़ दिया इसका। कहीं का प्रश्न है उत्तर दे देना। आई कि नहीं कहानी समझ में? एक प्रश्न की बात नहीं है, क्योंकि ये क्या है? स्टैटिक जीके। क्या है ये कभी नहीं बदलना। 1000 साल हो जाएंगे, ये चीज़ नहीं बदलेगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? आ गई ना? ये कभी नहीं बदलना। बदलेगा क्या? बदलेगा ये। क्या बदलेगा भैया? ये बदलेगा। ये क्या बदलेगा? थीम बदलेगी। हर साल थीम नहीं आती। आ गई कहानी समझ में? 2023 की थीम क्या है? 24 में नहीं आ जाएगी, थोड़ा कम हिल लो, ऐसा कुछ भी आ जाएगी, मतलब ऐसा। आ गई ना कहानी समझ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? विच इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन, है ना? लिव इन अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कौन सा है भैया सबसे खूबसूरत शहर रहने के लिए? खूबसूरत नहीं कह सकते, रहने के हिसाब से। देखिए क्या है, जहाँ का पर्यावरण अच्छा हो, जहाँ पे हेल्थ की जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा बेहतर हो, जहाँ पे शिक्षा का स्तर बेहतर हो, जहाँ पे स्वच्छता का जो मेज़रमेंट है वो ज़्यादा बेहतर जहाँ का हो। इन सारे प्रारूपों पे, इन सारे मापदंडों पे जो शहर फिक्स्ड बैठेगा, ज़्यादा अच्छा साबित होगा, उस पर नंबर 1 होगा, और जो नहीं होगा वो सबसे आखिरी में टिकाएगा। आ गई ना कहानी समझ में दोस्तों? देखिए, तो ये एक संगठन है, क्या? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। एक न्यूज़पेपर आता है द इकोनॉमिस्ट नाम से, उसी का ये अंग है, याद रखेगा। वो इस लिस्ट को जारी करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसके तहत क्या है, दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ये शहर देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, है ना? देख पा रहे हैं सभी? ठीक है विशाल, बेटा शहर देख पूरा, यहाँ मत देख अकेला है। नहीं देख रहा? देखता भी नहीं है? वो देख भी कहीं नहीं, मुँह ही नहीं दिख रहा उसका।
ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छा शहर कौन सा, आंसर दो, कौन सा दिया था आपने? वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। भाई ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये क्या है? ऑस्ट्रिया है। आ गई ना कहानी समझ में? तो दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा भैया रहने के हिसाब से? वियना है। और ये किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ इस पर बात। देखिए ये जो लिस्ट बनी है ना, ये लिस्ट 173 कंट्री की बनी। कितने देशों की है? 2023 की जो लिस्ट है ये 2023 की लिस्ट में कितने शहरों को शामिल किया गया है? 173, जिसमें से नंबर 1 पे कौन सा शहर है? नंबर 1 पे है वियना, ऑस्ट्रिया। अब बात करें भैया, वियना तो नंबर 1 पे हो गया, कभी ये आ गया कि सबसे अंतिम, सबसे खराब स्थिति में कौन सा शहर है? जब भैया गलती से भी नहीं जा है ना, तो इसी स्थिति में कौन सा है? तो ये है भैया दमिश्क। कौन सा है? ये कहाँ का है? तो ये है सीरिया का। किस देश का है भैया शहर? 173। सबसे अंतिम, सबसे बुरी स्थिति में कौन सा शहर है? कौन से नंबर पे है? अब प्रश्न आता है भैया क्या भारत के भी कोई शहर इसमें है? तो दोस्तों भारत के भी इसमें शहर शामिल हैं, और ये शहर है 5। कितने हैं? 5, है ना। इसमें 60 नंबर पे, 60 नंबर पे जो हमारे शहर हैं, इसमें एक आपका न्यू दिल्ली आ जाता है और आपका मुंबई आ जाता है। आगे की कहानी समझ में? ये आपके कौन से नंबर पे आते हैं? 60। और इसके बाद में और भी 3 शहर आते हैं, जैसे आपका अहमदाबाद आ जाता है, ठीक है, चेन्नई आ जाता है, और कौन सा बच रहा चेन्नई के बाद? बेंगलुरु आ जाता है। आगे कहानी समझ में? कितने शहर शामिल है इस लिस्ट में? 173 जो शहर हैं, इनमें कितने शामिल हैं भारत के? आगे कहानी समझ, मगर नंबर कौन से पे? 60 के बाद। आगे ना कहानी समझ में? 60 नंबर तक कोई नंबर हमारा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस स्थिति में है कराची तो 160 के उधर है, 160 के उधर बाद, मतलब वो रहने की स्थिति में ही नहीं है वहाँ, तो है ना, याद रखना। कब बम धमाके हो जाए का कोई भरोसा नहीं। वहाँ तो आप ऐसे चल रहे हो जैसे कहीं नीचे वो ग्रेनेड बिछे हुए, यहाँ पर हाथ रखी और एकदम से बूम हो गया आप, ऐसी स्थिति में, है ना, याद रखना। चलिए अच्छी स्थिति में हम लोग सुधर रहे हैं धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है भैया? टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? देखिए टाइम मैगजीन आपको पता है, टाइम की एक मैगजीन आती है ना, तो ये एक लिस्ट जारी करती है हर बार, मतलब बहुत सारी लिस्ट बनाती है। उनमें से एक लिस्ट है टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2023। तो ये जो लिस्ट के हिसाब से, अच्छा यहाँ पे नंबर नहीं है, 100 प्रभावशाली कंपनियां कौन सी ये बताइए बस। नंबर नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ नहीं, प्रभावशाली जो जिसका 2022 में ज़्यादा एक तरह से रहा है पूरा, एक मतलब पूछ परख ज़्यादा हुई है, कुल मिला के ये कह सकते हैं। 100 सबसे प्रभावशाली जो कंपनियां हैं, इनके अनुसार कौन सी इनमें से शामिल है? क्या लगता है कौन सी शामिल होगी? आपको आंसर दीजिए फटाफट। क्या भैया? रिलायंस, है ना, रिलायंस। तुमने रिलायंस के अलावा नाम ही क्या सुन रखा तुम्हारे जीवन में? NPCI। क्या है भैया? NPCI, ठीक है, याद रखिएगा NPCI। NPCI का मतलब क्या है? इसका मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो गया भैया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI जो है ये भारत की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से है इस बार की। आ गई ना कहानी समझ में? इसके साथ एक कंपनी को और शामिल किया गया है, या बता देता हूँ आपको, और वो कंपनी है ना, हमारी छोरियार जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ कर देंगे कंपनी के प्रोडक्ट, है ना, या कंपनी के प्रोडक्ट ने उस कंपनी को ज़्यादा सर्च वर्च कर रही होंगी, और वो कंपनी भैया ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी। कौन सी? मीशो। आई कहानी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की 2 हैं। कौन सी? मीशो और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आ गई ना कहानी समझ में दोस्तों, है ना। ये क्या है? NPCI क्या? इसी की बदौलत भारत में UPI शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? मतलब आज ये जो फोन पे, भारत पे ये सब जो चल रहे हैं, ये UPI की वजह से चलते हैं, है ना। और ये UPI जिसकी वजह से, जिसकी देन है बैंकिंग सेक्टर में, वो कौन है? इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंसर ज़्यादातर क्या देंगे? अभी भी यही दिया सबने, अधिकतर 90% लोगों ने रिलायंस और 2-4 लोगों ने टाटा बोल दिया था। आगे ना कहानी समझ में, तो याद रखिएगा। और एक आध कहीं का बचता, इक्का दुक्का, जो जैसा अगर मैं लाइन से पूछता, टाटा भी नहीं, रिलायंस भी नहीं, एक आध अगर अलग जाता तो वो ही कहता एयरटेल। इससे ज़्यादा हो ही नहीं पाता कुछ, है ना। NPCI क्या सूझी नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ओशन रिंग ऑफ योगा, देखो योगा, ठीक है, जो कि सिर्फ करने से ही होगा, है ना। और पिछले, अभी जो पीछे वाले पेज पे मैंने मोदी जी, जब वो 21 जून वाला डेट था, उस पर मैंने आपको बताया नहीं था, मैं वापस बताता हूँ। देखिए योगा, योग दिवस कब मनाया जाता है भैया? कब मनाया जाता है? 21 जून को, है ना।
21, हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बना के डाला था, शॉर्ट वीडियो, अगर आपने देखा हो तो, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में, यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली, इस असेंबली में मोदी जी ने 2014 में एक प्रस्ताव दिया था, प्रपोजल दिया था कि भैया हमें योग दिवस मनाना चाहिए। कब बोला था ये? 2014। जितने भी देश उस समय पे असेंबली में थे उन लोगों ने एग्री करा कि हाँ यार योग दिवस तो होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड ये दिवस है जिस दिन कम से कम ज़्यादा नहीं 365 दिन में से एक दिन आदमी हाथ पांव पला ले अपने। आ गई ना कहानी समझ? तो यूनाइटेड नेशन असेंबली ने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के साथ ही अगले वर्ष मतलब 2015 से ये दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? अब 21 जून को क्यों मनाया जा रहा? क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है भैया? 21 जून। दिन सबसे बड़ा होता है, रात छोटी होती है। आई ना कहानी समझ? आपने देखा हो ना, ठंड में रात बड़ी रहती है और गर्मी में दिन बड़े हो जाते हैं। तो ये कारण है, इसका एक कारण है ना। कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना और 23.5 डिग्री पे पृथ्वी का झुकाव, है ना। 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इस वजह से ये ऊपर नीचे सूर्य का जो आना और जाना लगा रहता है। आगे ना कहानी से, ये मैं आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, जब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे ये चीज़ होती है, पहले वालों को समझा है, ठीक है। तो 21 जून को कब से दिवस शुरू हुआ? योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब से शुरू हुआ है दोस्तों? 2015 से। आगे ना कहानी समझ में? ये तो दिवस शुरू हुआ है। इस साल इस दिवस की थीम क्या थी? थीम बताई थी? क्या थी इस बार? इसकी थीम क्या थी भैया? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगा, ये इस बार की थीम थी। 2023 की थीम एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा आती है, तो इनको आप अच्छे से याद करेगा दोस्तों, ठीक है। और दिवस कब से मन रहा है? ये 2015 से। आइए ना कहानी से। अब देखिए, जब भी योगा डे या इस प्रकार के कोई दिवस होते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार के काम, अलग अलग प्रकार की कोई एंटिक चीज़ की जाती है हर साल, कुछ नया। इस बार भी नया हुआ। इस बार सबसे बड़ा जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना है, किस शहर में बना है दोस्तों? पता है आपको? योगा के मामले में सबसे ज़्यादा संख्या में योगा करने वाला शहर पता है? हाँ बताइए। सूरत, बिल्कुल सही जवाब। कौन सा शहर बना है दोस्तों? सूरत में बहुत ज़्यादा लोगों ने, 1 लाख के आसपास लोग होंगे, उन लोगों ने योगा करा, तो ये एक रिकॉर्ड बन गया, है ना। ठीक है, तो वो तो वहाँ की बात है। हमारी जो ये है ना, कौन? इंडियन नेवी। इस इंडियन नेवी ने भी एक जोरदार काम करा। इंडियन नेवी ने क्या जोरदार काम करा? इंडियन नेवी ने जोरदार ये काम करा कि भारत के समुद्री सीमा से लगे हुए, मतलब भारत के साथ जो समुद्री सीमा साझा होती है, वैसे 10 देशों में, कितने देशों में? 10 देशों में 19 जहाज भेज के उन 19 जहाज़ों पे योगा करवाया। ये दिख रहा होगा आपको। आ गई ना कहानी से? इसको क्या नाम दिया? ओशियन रिंग ऑफ योगा। अब इससे क्या है, ये कूटनीतिक भी स्थिति है, रणनीतिक हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि क्या है, भारत की पहुंच, ये भी बताती है कि भारत की पहुंच कहाँ कहाँ पे। मैं बताता हूँ आपकी भारत की पहुंच, मतलब अगर समुद्र की बात हो तो हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, आ रही कुछ कहानी समझ में? ये देखिए, इसको बोला है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ योगा। क्या बोला है दोस्तों इसको? रिंग ऑफ योगा, ठीक है। ये देखिए, ये भारत है, इसमें ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। इंडियन नेवीज ओशियन रिंग ऑफ योगा, इसमें 10 देशों को जो इसमें शामिल किया है। 10 देशों में एक साथ योगा हुआ है। 19 जहाज़ों के माध्यम से लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तय की उन जहाज़ों ने हमारे, ठीक है। देखिए क्या क्या है, मैं बताया तो आपको। सबसे पहला जो देश है यहाँ पे, ये है बांग्लादेश। कौन सा है दोस्तों? दूसरा देश है ये आपका म्यांमार। कौन सा है दोस्तों? ठीक है, ठीक है। इसके बाद में एक है आपका यहाँ पे, ये कौन सा है? ये है आपका थाईलैंड। कौन सा है? ये है आपका इंडोनेशिया। कौन सा है दोस्तों? ये आपका इंडोनेशिया, ठीक है। ये है आपका मलेशिया। कौन सा है? ये है आपका बांग्लादेश। कौन सा है दोस्तों? सॉरी श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे आपका है ये मेडागास्कर। कौन सा है ये यहाँ पे है केन्या। कौन सा है? यहाँ पे ये मिस्र। कौन सा? ये है ओमान। कौन सा? और ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, दुबई। आगे खाने समझ, कितने देश हो गए? देखिए, हो गए 10। खुद कहाँ हो गए क्या? 10। क्यों पकड़ दिया मैंने?
आपका बांग्लादेश हो गया, और हाँ सॉरी मैंने ये गलत कर दिया इसमें, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। कितने हो गए? 10-11 है ना, हाँ ठीक है, कोई उसमें कोई बहुत बड़ी बात। ये जो 10-11 देश आपको दिख रहे हैं, इन 10-11 देशों में जो है भारत ने कितने जहाज भेजे हैं? अपने यहाँ पे लिखा हुआ है 19। कितने जहाज भेजे? और 19 जहाज़ों को ने कितनी दूरी तय की? हमारी लगभग 3500 किलोमीटर। और इन जहाज़ों में आप देखो ना, ये पूरा का पूरा आपका जो इंडियन ओशन वाला जो पार्ट है, हिंद महासागर वाला जो पार्ट है, वो पूरा पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया। इंडियन ओशन में इस साइड बंगाली खाड़ी है, इस साइड अरब सागर है, यहाँ देश लगे हुए हैं जैसे ओमान है, ये आपका यूनाइटेड अरब है, यहाँ मिस्र लगा हुआ है ना, यहाँ केन्या है, मेडागास्कर है, ठीक है। इधर साइड आप देखोगे इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, ये हो गया इधर साइड मालदीव वगैरह हो गया। तो ये जो जितने भी देश हैं ये आसपास जो भारत के साथ समुद्री सीमा को साझा करते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा है दोस्तों? योगा। किस पे करा है योगा? जहाज़ों, है ना, अलग अलग प्रकार के जहाज़ यहाँ पे पहुँचा है। जैसे देखिए यहाँ पे दीपक नाम से एक जहाज़ पहुँचा है रेड सी में, ठीक है। यहाँ पे तरकश नाम से जहाज़ पहुँचा है। दुबई में ब्रह्मपुत्र नाम से जो जहाज़ था वो पहुँचाया है, ठीक है। यहाँ पे सुनैना नाम से एक जहाज़ पहुँचा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप ये किटन नाम से एक जहाज़ पहुँचा है, यहाँ पे सरयू नाम से जहाज़ पहुँचा। अलग अलग नाम के जो जहाज़ है हमने वो वरीस कंट्रीज़ में पहुँचाए हैं। और एक साथ क्या करा है यहाँ पे हमने 21 जून को इंडियन, और किसने आयोजित करा इसका आयोजन? किसने करा? इंडियन नेवी ने। आ गई दोस्तों कहानी समझ में, इस चीज़ को याद रखिएगा। और देशों की लोकेशन भी थोड़ी बहुत ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ बात करते हैं। कौन? प्रश्न है, किसे हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? डिप्टी गवर्नर हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आपको पता है भैया भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। और आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? सर ओसबोर्न स्मिथ। अभी क्या है आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई में दोस्तों एक तो गवर्नर होता है और इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं भैया? डिप्यूटी भी बोल सकते हैं, डिप्टी बोलते हैं हिंदी में, डिप्टी करते रहते हैं, ठीक है। तो कितने गवर्नर होते हैं? ये 4 डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4। आगे कहानी सुन। अब 4 में से एक की बात हो रही है यहाँ पे। 4 में से एक ने रिटायरमेंट लिया और उसके रिटायरमेंट के बाद में दूसरा व्यक्ति अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। रिटायरमेंट किसने लिया मैं आपको बताता हूँ। रिटायरमेंट लिया महेश कुमार जैन ने। किसने लिया? आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर जो उनका कार्यकाल 30 जून को कंप्लीट होने वाला है, जिनका नाम है महेश कुमार जैन। अब वो कार्यकाल कंप्लीट होगा उससे पहले एक व्यक्ति को इन्होंने घोषित कर दिया कि भैया ये नया डिप्टी गवर्नर जो है बनेगा। तो नया डिप्टी गवर्नर कौन बनेंगे? ये भाई साहब कौन बनेंगे? ये कौन है अगर इनको आप जान रहे हैं तो, ठीक है, बता देता हूँ। ये है आपका स्वामीनाथन जानकी रमन। कौन है ये? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के पूर्व एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन है भैया? ये एसबीआई के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर। इनको सरकार ने अब क्या बना दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर। आ गई कहानी समझ। कितने डिप्टी गवर्नर है टोटल? 4। और एक कौन होता है इसमें? गवर्नर। गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास, ये और वर्तमान में गवर्नर है। और याद रखिएगा दोस्तों, क्या याद रखिएगा कि जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं इन चारों में से 3 के नाम आपको बताने हैं। किसके नाम? कितनों के नाम बताने? 3। इन 3 बाकी के डिप्टी गवर्नर्स के नाम भैया कमेंट में बताना। कायम बताना, कमेंट बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के बारे में सारी जानकारी आपको है ही, याद रखिएगा। कितना हंसता हुआ हंसमुख चेहरा इनका देखिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? ये हैं, तो देखियो मत, तलवार देख बस, ठीक है। कौन है भैया ये? क्या कौन है इनमें? संजू रानी है, भवानी देवी है, भावना कोहली है, या फिर बबीता कुमारी है? कौन लगता है आपको? कौन है? हाँ, भवानी देवी, ठीक है। नाम ही भैया इनका जय भवानी है ना, बिल्कुल। क्या आंसर है इसका? देखिए क्या है, एशियन चैंपियनशिप चल रही है चीन में। कहाँ पे चली है? चीन। और ये पहली बार हुआ है कि एशियन चैंपियनशिप में हमने कोई पदक जीता। और किसने जीता हमारी तरफ से? कौन सा मेडल जीता इन्होंने? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है दोस्तों? कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल जीता है? आ गई कहानी सुन, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भवानी देवी ने क्वार्टर फाइनल में जिस खिलाड़ी को हराया वो पिछली जो है ना विश्व चैंपियन है, उसका नाम है मिसाकी। क्या नाम है? जापान की मिसाकी, जिनको हराया इसने, है ना। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये हार गई बाद में, पर इनने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, कांस्य पदक जीत लिया। मतलब कि कौन सी पोजीशन पे रही है? तीसरी पोजीशन। पहली पोजीशन पे जो रहता है उसको गोल्ड मेडल, सेकंड पे सिल्वर यानी कि चांदी वाला रजत, और थर्ड पे आपका कांस्य, ठीक है। इसी के साथ साथ एक बेहतरीन चीज़ हुई है, भारत की तरफ से इन्होंने ओलंपिक जो खेल है जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, उस ओलंपिक खेल में भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है इसको जीतने के साथ।
आगे कहानी समझ में, मतलब अब ओलंपिक में भी ये जाके तलवारबाजी करेंगे। आ गई ना कहानी समझ में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, भवानी देवी किस राज्य से संबंधित है? पता है किसी को? बताओ, तुक्के मारो, तुक्के मारो भैया, तुक्के मारो, फटाफट तुक्के मारो, 2 मिला के फेंको, जल्दी शुरू करो, शुरू करो। हाँ, 28 में से अब 28 ऑप्शन है, 1-2 भी नहीं, कहीं को फेंक दो। महाराष्ट्र, राजस्थान, बहुत बढ़िया, और हरियाणा, वेरी गुड, और पंजाब, और रामू, मिजोरम, और बस यहीं तक रह गए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। असम साइड जा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। और कहीं? शीतल, चलिए मैं बता दूं। देखो क्या है, ये जो है ना, जिस राज्य तक तुम नहीं पहुंच सकते वहां की है तमिलनाडु। कहाँ की है ये? अरे भैया, इनका ही जलवा चल रहा है अभी भारत में, है ना, इनका ही जलवा है। तो अभी याद है, तमिलनाडु के चेन्नई में बर्थ हुआ है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ, किस राज्य की है? आगे बढ़ जाइए, ठीक है। भवानी देवी नाम से तुम्हें क्या है कि एकदम से बहुत फीलिंग आई, एकदम से जय भवानी वाली। कोई राजस्थान, कोई हरियाणा, कोई, है ना, यहीं पहुंचे, और बाकी किसी ने चेहरा देख के मिजोरम टिक्का मार दिया, असम मिजोरम, बस ये है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सलमान खान। क्या बोलते हैं भैया? कौन सी पिक्चर है? एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है ना, टाइगर अभी मरा नहीं, ऐसे यही है ना। कौन सी आ गई? अरे उसमें भी है क्या ऐसा? उसमें भी रोग होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, पठान जो भी है ये, ठीक है। सुन लो क्या है भैया, क्या है, सरकार के पास खुफिया जानकारी होना बहुत ज़रूरी, गुप्त सूचनाएं होना बहुत ज़रूरी, और सिर्फ सरकार के पास नहीं, हमारे पास भी। हम भले ही उपयोग नहीं करें, पर गुप्त सूचना होना ज़रूरी अगर आपको सही साइड चलानी चीज़ है। उससे क्या है, जब ज़रूरी आई कुछ कहानी सर, ज़रूरी तो क्या है दोस्तों यहाँ पे कि अच्छा, और ये समय समय पे ज़रूरत लगी, जहाँ जब ज़रूरत लगी तब तक हुआ। मैं आपको डिटेल से शुरू करता हूँ और समझाता हूँ बेहतरीन तरीके से, समझिएगा। अफ़गानिस्तान एक छोटा सा बड़ा विवादित विषय रहा है शुरू से, उसका पूरा इतिहास ही विवादों से भरा रहा है। अफ़गानिस्तान किसका? अफ़गानिस्तान। अब मैं अफ़गानिस्तान क्यों लेके आया, मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अफ़गानिस्तान शुरू से जो है ना एक विवादित रहा है, मैं ठीक है वैसे ही बता रहा हूँ आपको, वैसे ही सुनिएगा। अफ़गानिस्तान की सीमा किससे लगती थी? हमारे भारत से। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय पे ये था ब्रिटिश भारत। कौन सा भारत था? ब्रिटिश भारत। आगे कहानी समझो, ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत जिस समय पे था, उस समय पे अफ़गानिस्तान के साथ इन्होंने बॉर्डर बनाने का काम किया था, ताकि अफ़गानिस्तान के लोग उधर ही रहें, इधर इंटरफेयर नहीं करें और हम लोग उधर नहीं करें, मतलब अंग्रेज उधर नहीं जाए और ये इधर नहीं आए। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जिसका प्रभाव बढ़ रहा था, जो अपने सैनिकों को भेज रहा था, वो था रशिया। कौन भेज रहा था भैया? रूस अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा था अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर किसकी लग रही थी? ब्रिटिश भारत की। किसकी लग रही थी? अब भारत में किसका राज था? अंग्रेजों का, ब्रिटेन वालों का। तो अंग्रेजों ने उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कि भैया ये कोई उल्टा कदम अपने खिलाफ तो नहीं कर रहे, कुछ तैयारी कुछ, या अफ़गानिस्तान रूस जो है, रूस पता चला अफ़गानिस्तान को निपटा दे अफ़गानिस्तान पे शासन करने का काम करते करते अपने माथे आ जाए। तो अंग्रेज क्या करते हैं? सिक्योर गेम खेले उन्होंने हमेशा। तो उनने क्या करा 1887 में, कब की बात दोस्तों? 1887 में उन्होंने स्थापना करी एक संगठन की, जो बाद में कहलाया ये इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी कब बना? ये बाद में 1942 के बाद आईबी कहलाया, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहलाया। मगर आईबी के नाम से आज हम इसको जानते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जानते हैं। इन्होंने आईबी की स्थापना कब कर दी? 1887 रशिया के चक्कर में, ताकि अगर रूस के कोई भी कदम उठाए, रूस कोई भी काम करे तो इनको सूचना उसकी मिल जाए। मतलब गुप्त सूचना एकत्रित करने काम किसको दे दिया इनने?
आई कहानी समझ में। और देश में इसी प्रकार के काम होते रहे दोस्त, आईबी ने यही काम इस समय पे किया। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, आपको पता है कब से कब हुआ, 1939 से। तब भी इसने एक महत्वपूर्ण इसने रोल निभाया ब्रिटिश भारत में, या ब्रिटिश हमारी सूचना है कि हम लोग क्या स्टैंड लेने वाले हैं, ब्रिटेन के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सब सूचना है हमारी भी किसको दी इसने, अंग्रेजों को। अब देश आज़ाद हो गया 47 में, जब देश आज़ाद हुआ तो ये संगठन किसको मिला, भारत को, हमें मिला। हमें मिला तो हमने इसका नाम कर दिया इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसका काम करना, इसका काम लेना, इससे गुप्त सूचना इकट्ठे करवाना, इसके जो कर्मचारी हैं वो गुप्त सूचना सरकार को देने का काम इसमें शुरू हो गया, देने का काम इसमें शुरू कर। मगर क्या हुआ, इसने देश के अंदर जितनी सूचनाएं थी उनकी काम तो बहुत अच्छे करे, मगर क्या हुआ, इसके होने के बावजूद भी चीन ने चुपचाप भारत का आक्रमण कर दिया। कब करा, भारत चाइना युद्ध। अब चीन ने जब सैनिकों की आवाजाही बढ़ाई बॉर्डर पे, तो ये सूचना ही नहीं मिली हमें ढंग से। अब सूचना देने का काम किसका था, आई की नहीं कहानी समझ, जिसके कारण उस युद्ध में हार का सामना देखना पड़ा हमें। आई ना कहानी समझ में आपको बात। फिर क्या हुआ, इसके बाद में लगा हुआ कंटिन्यू, उसके बाद ही एक और देश ने हम पे हमला कर दिया, और वो कौन सा था, हालांकि इसको मुंह तोड़ जवाब दिया हमने 1965 में, आई ना कहानी समझ। मगर ये सूचना, भाई साहब इसे जाग जा दादा, सूचना दे, जरूरत थी सूचना देने की, ये जाग नहीं रहा था, ये काम अंदर अच्छा कर रहा था, बाहर नहीं कर पा रहा। हमें ज़रूरत हुई कि भैया एक काम करो, एक ऐसा संगठन बनाओ जो देश के बाहर भी, दूसरे देशों में जाके भी वहाँ की सूचना इकट्ठे करके यहाँ लिया है। देश के अंदर सूचनाओं का संग्रहण कौन को दिया, उन्होंने कहा तू एक काम कर, संभाल नहीं पा रहा ना, तो तू बस एक काम कर। क्या काम कर दोस्त, कि तू देश के अंदर ही जो है ना सूचनाओं को एकत्रित कर। देश के अंदर किसी प्रकार की देश विरोधी गतिविधि चले, हमें बता दे, सरकार को बता दे। मगर देश के बाहर, जैसा पाकिस्तान हमारे खिलाफ वहाँ बैठ के कोई प्लान कर रहा हो, तो पाकिस्तान से सूचना कौन लाएगा, आई कि नहीं कुछ कहानी समझ में, है ना। पाकिस्तान अगर मान लो भारत के किसी हिस्से में आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाने के लिए, कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए प्लान कर रहा हो, तो वहाँ से इस सूचना को कौन लाएगा। अगर ये जानकारी हमें पहले मिल जाएगी तो उस बॉम्ब प्लान जो हो रहा है उनका, उसको फेल कर देंगे ना हम, सही है कि नहीं। तो ये जानकारी के लिए क्या करा, ये बनाया भैया रॉ। क्या बनाया, ये कब बनाया, ये बनाया 1968 में। कब बनाया, 68 की डेट याद रखना। क्यों, ये फेल हुआ काम हमारा, ये फेल हुआ काम हमारा। इसके बाद हमें जरूरत लगी कि भैया आईबी बस की नहीं है, भारत से सूचना, भारत के बाहर सूचना इकट्ठी करना, इसलिए हमने क्या बना दिया। अब दो प्रश्न हो गए, देश के अंदर सूचनाओं को, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना कौन करता है, और देश के बाहर। इसीलिए सलमान खान को जब भी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है टाइप की पिक्चरों में दिखाया गया ना, तो देश के बाहर ही पिक्चर शूट हुई, मतलब देश के बाहर का ही काम बताया गया उसने। कभी पाकिस्तान में जाके उधम मचा रहा है ना, कभी किसी और देश में जाके उधम मचा रहा। आ रहा है कि नहीं कहानी समझ में, क्यों, क्योंकि वहां से सूचनाएं लेके यहाँ आई कहानी समझ में। तो दूसरे देशों में अगर मिशन करना है, दूसरे देशों में अगर हमारे किसी प्रकार के ऑपरेशन होंगे, तो उसका काम कौन करेगा, रॉ करेगा। और देश के अंदर, मजा आया कि नहीं, ठीक है ना। चल अब उत्तर देना कि आईबी का प्रमुख कौन है, कमेंट में क्या बताओगे, आईबी का मुखिया कौन है भारत में, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे ये तो जान लेंगे कि रॉ का नया मुखिया कौन बना, ठीक है। तो रॉ का नया मुखिया बने ये भाई सब दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये कौन है, तो ये है भैया रवि सिन्हा। कौन है ये, रवि सिन्हा। ये क्या बने, रॉ के प्रमुख। आ गई कहानी समझ में। रॉ का फुल फॉर्म परीक्षाओं में आता है, क्या भैया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। मजा आया कि नहीं दोस्तों, कहानी समझ में आ गई ना। रॉ की स्थापना कब हुई, और आईबी कब हुई थी। देश के अंदर के काम कौन करता है, खुफिया, और देश के बाहर के। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने 500 A320 320 विमानों की खरीद के लिए किसके साथ डील की है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, ये विमान का नंबर है, ये नंबर का विमान A30 A320। नहीं तो तुम समझ लो कि 500 320 सर ने कहीं उल्टा सीधे लिख दिए, कोमल लग रही हो कहीं लग रही हो, उन्होंने 5 लाख ऐसा कहीं जोड़ लो तुम। ये नंबर है विमान का, क्या है, A320। ये नंबर का जो विमान है, कितने विमान खरीदे इसने, 500। डील करी, खरीदे नहीं, डील कर ली कि हाँ भैया ये देंगे। अब किससे डील करी, यहाँ पे देखिए बोइंग लिखा हुआ है, लॉकहार्ट मार्टिन लिखा है, एयरबस लिखा है, टेस्ला लिखा है। किसके साथ करी, किसके साथ करी, एयरबस, हवा में उड़ती हुई बस, ये नाम मन से लिखा मैंने। बोइंग विमान सुना आपने, नहीं सुना कुछ भी, कोई बात, दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है विमान निर्माता, अमेरिका की बोइंग। चलिए क्या है भैया प्रश्न आपका, इंडिगो एयरलाइन ने 500 किसके साथ किए बताइए, दे रहे तुक्के। चलिए आंसर क्या है,
एयरबस ही है, आएगा नहीं, मगर बोइंग सबसे अच्छी कंपनी में से एक है। ठीक है, चलिए बात करते, देखिए क्या था टाटा, अभी एयर इंडिया किसके अंडर में है? टाटा ने उसकी अधिग्रहण कर लिया है, तो टाटा का एयर इंडिया है। एयर इंडिया भारत की विमानन सेवा है। इसने है ना 470 विमान खरीदने की डील की थी, दुनिया की सबसे बड़ी डील। 470 विमान, हेलीकॉप्टर, ये जो एरोप्लेन, किसके साथ डील की थी इसने? तो इसने दोनों कंपनियों के साथ डील की थी, बोइंग के साथ भी और दोनों के साथ। 250 विमान बोइंग के खरीदे और 220 विमान एयरबस से खरीदने की डील करी। 470 हो गए टोटल। ये सबसे बड़ी डील थी अभी पिछले वर्षों तक। मगर क्या हुआ, अभी इंडिगो जो आपने नाम सुना होगा, ये लिखा भी है, ये एयरलाइन का नाम सुना भी है, इंडिगो। इस इंडिगो ने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने कितने विमान खरीदने का फाइनल डील कर ली? 500 विमान खरीदने का डील, ठीक, और वो भी किससे? सिर्फ एयरबस। ठीक है, ये विमान इसको अभी नहीं मिलेंगे, मगर ये विमान इसको मिलेंगे 2030 से 35 के बीच। कब मिलेंगे भैया? 2030 तक 100 विमान, 2032 तक फिर 100 विमान, ऐसे। आ गई ना कहानी समझ में दोस्तों पूरी? ठीक है, तो ये है इसकी पूरी कहानी, याद रखिएगा। इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना कब हुई, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये प्रश्न आया हो इसलिए बताता हूँ। बोइंग तो मैंने आपको बता दी किस देश की कंपनी है, विमानन कंपनी, अमेरिका। और एयर इंडिया कहाँ की? सॉरी, ये एयरबस कहाँ की? तो ये एयरबस है भैया फ्रांस की। कहाँ की है? फ्रांस, यूरोपियन है, फ्रांस की। ठीक है दोस्तों, आगे ना कहानी समय याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देश की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर, ये गीता प्रेस दिख रही होगी आपको, है ना, ये प्रकाशन पब्लिशर है ना। हिंदी की जो काफ़ी अच्छी किताबें, खासकर गीता, श्रीमद् भगवत गीता, इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसको? बड़े अभी कंट्रोवर्शियल भी था ये थोड़ा सा। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए? बिल्कुल सही जवाब, गांधी शांति पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं कुछ। सबसे पहली बात तो कि गोरखपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, हिंदी की बुक पब्लिश करते हैं ये लोग। गांधी शांति पुरस्कार की बात कर लेते हैं। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 55? और थारी बहुत जल्दी आ गई तू। कब हुई शुरुआत? 1995 में। देश का बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है। क्यों है? 1 करोड़ की राशि मिल रही है। सम्मान प्रतिष्ठित तो होगा। कितनी राशि? 1 करोड़ राशि मिल रही है। आई कहानी समझ में? 1 करोड़ की राशि मिल रही है। कब से शुरू हुआ ये पुरस्कार? क्यों हुआ 1995 में? क्योंकि 125वीं जयंती थी गांधी जी की। कौन सी जयंती थी? कब जन्म हुआ था गांधी जी का? 1869 से देखो आप 1995 कितने साल हो गए? 125। जयंती 1 साल बाद ही आती है। 1869 मत जोड़ लेना, 70 से शुरू होगा। है कि नहीं कहानी समझ में? तुम सोचो 1869 भी तो होगा, 26 हो गई 100। तुम दिमाग चला दो, तुम्हारा एक से एक बेहतरीन वाला दिमाग चला दो तुम। ठीक है, आ गई ना कहानी समझ। तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1900। 1 करोड़ की राशि इस साल किसको मिला है? इस साल मिला है, पर इस साल का नहीं है ये। इसका कोई फिक्स नहीं है ये किस साल का दिया जाए। पिछले साल चलते रहते हैं इसमें हमेशा। ये 2000 कब का है? 21 का है। कब का है? हाँ, 2021 का। है ना कहा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। एक साथ भी देते हैं ये 2-3 साल के इकट्ठे दे देते हैं ये। सरकार के ऊपर है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ है भाई। एक्स्ट्रा चीज़ समझ में आ रही ना? मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है, मतलब सरकार अपनी समस्याओं से निकल ले, सरकार अपना काम कर ले, उसके बाद बच्चे तो सम्मानित करने का काम करे किसी को। है ना कहा, इसलिए इनकी कभी भी अवार्ड्स की इसलिए समय सीमा नहीं होती। कुछ अलग चीज़ होती है जैसे आईफा। अब उन्हें हर साल लटके झटके दिखाने अपने, तो वो हर साल टाइम टू टाइम होगा। कई बार तो टाइम से पहले ही जाता है, है ना कहानी समझ। तो वो उनकी बात मत करो, बाकी ये सरकार के काम सबसे पहले हैं, उसके बाद। ठीक है, समझ आ गया ना? तो ये 2021 का, इसको आप याद रखिएगा ना। तो ये गीता प्रेस को मिला है, इसको याद रखिएगा। गोरखपुर में है, यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका अभी हमारा 25 जून 2023 का वीकली टॉप 10 करंट। मेरे ख्याल से आपको मज़ा आया होगा बेहतरीन तरीके का, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, नोट्स बनाते हुए ना भूलें। और इसके अलावा आप ब्यावरा से हैं तो MP पुलिस की बैच कल से ही ज्वाइन करें। धन्यवाद।